नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है और ऐसे में प्रचार प्रसार भी जोरों पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी तमाम सीटों पर समीकरण जो है वो साधे जा रहे हैं और साथ ही साथ जनता से अपने प्रत्याशियों के हित में वोट की अपील की जा रही है। और देखिए, एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है जो कहीं ना कहीं यूपी की सियासी हवा में और भूचाल सा लाती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में जिस तरह से एएमयू को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं एक हवा छोड़ दी है और एक लंबी लकीर खींच दी है। एक तरह से वकालत करके कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक तरह से उन्होंने धार देने की कोशिश की है और खैर सीट पर अब क्या इसका प्रभाव पड़ते नजर आएगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ेंगी और किस तरह से, सबसे पहले तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बयानबाजियों का दौर तो है ही, लेकिन खैर सीट की अगर बात करें तो क्या जातीय समीकरण कह रहा है, इस सीट पर क्या प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और मतगणना यहाँ पे भी यहाँ में मतदान होंगे 20 तारीख को, 20 नवंबर को, और रिजल्ट आएंगे 23 नवंबर को। वहीं अगर हम बात करें यूपी यहाँ पे इस सीट पर, खैर सीट पर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर दो गठबंधन जो सामने आ रहे हैं वो है आरएलडी और बीजेपी का, और एक तरफ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। बट यहाँ पे आरएलडी और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जाटों का जो समुदाय है वो उनकी तरफ ज्यादा प्रेफरेंस रखता है और वहाँ पे उनका ज्यादा रुझान है, तो यहाँ पर आरएलडी को फायदा मिल सकता है और बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को फायदा मिल सकता है। तो वहीं पर ये भी देखा गया है कि भाजपा ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसी नीति और मुद्दे उठाए गए थे जिनके किसानों की तरफ ऐसी नीतियां उठाई गई थी, मुद्दे उठाए गए थे, जिससे कहीं ना कहीं जाट जो समुदाय है उससे रुष्ट नजर आ रहा है, नाराजगी उनकी है, जिनके चलते ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है इसका फायदा उठा सकती है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ये बताया, लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो क्या टफ नजर आ रहा है और किस मतलब आपको लग रहा है पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है सीट पर? पड़ला तो हम कह सकते हैं कि आरएलडी और जो बीजेपी का गठबंधन है उसकी तरफ ज्यादा रुझान हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीतियां कुछ केंद्र सरकार की ऐसी थी जिन पर जो समुदाय था वो भी सोच में पड़ गया है और वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। अभी इस पे कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है। तो देखिए, पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर हम एक एक सीट के समीकरण को यहाँ पर समझ रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सौरभ भी जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ प्रचार प्रसार भी है और प्रचार प्रसार के दौरान इस तरह की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं जनता के जहन में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो एक तरफ बयानबाजी है, जैसे कि हमने देखा कि एएमयू यूनिवर्सिटी को लेकर, और हमने देखा भी है कि बीजेपी शुरू से ही कहीं ना कहीं वकालत में रही है इस आरक्षण को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस दौरान भी मुख्यमंत्री का ये जो मुद्दा उनका उठाया है, जिस तरह से बयान सामने आया है, इस वकालत के जरिए एक धार दे गए हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और ये देखिए, खैर सीट जो है वहाँ पर बहुत अच्छा कैलकुलेशन है कि यहाँ पे सपा ने आज तक जीत नहीं दर्ज की है। बीजेपी यहाँ पे 3 बार जीत चुकी है, आरएलडी 2 बार जीत चुकी है और बीएसपी ने यहाँ पे 1 बार जीत दर्ज किया है। और सपा ने जिसको इस बार उम्मीदवार बनाया है वो भी बसपा से थी पहले, और ऐन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। जब ये बात होगी कि कांग्रेस और सपा चुनाव साथ में नहीं लड़ रहे हैं, वो उसमें मतलब गठबंधन में मतलब वो सीटें नहीं दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने यहाँ से खैर सीट पर चारू कैन को उम्मीदवार बना दिया। चारू कैन 2022 में चुनाव लड़ी थी बसपा की सीट पर और वो सेकंड नंबर पे थी, तो उनके पास में राजनीतिक अनुभव है। और बीजेपी की तरफ से जो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है वो केवल एक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया, क्योंकि सुरेंद्र दिलेर अपनी पीढ़ी के तीसरे शख्स हैं जो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। इससे पहले उनके दादा रहे, वो हाथरस सीट से सांसद रहे, उनके पिता रहे राजवीर सिंह दिलेर, जो कि कई बार वो विधायक भी रहे इस सीट से। और अब ये जो है सुरेंद्र दिलेर, ये अभी तक की राजनीति में एंट्री इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में भी लगातार टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस समय इनको टिकट नहीं दिया गया। इस बार इनको टिकट दिया गया है और ये पूरे एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ में मैदान में उतरे हैं। लेकिन इनके पास राजनीतिक अनुभव इस तरीके से नहीं है कि उन्होंने मतलब जिम्मेदारी संभाली हो। अब तक वो अपने पिता के प्रचार में ही लगे रहते थे। वहीं देखा जाए तो इस सीट पर जाट बाहुल्य सीट है, ये जाट लैंड कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे जो डिसाइडर होता है वो होता है मुस्लिम और दलित। मुस्लिम और दलित डिसाइड करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन होगा। तो इस बार अगर देखा जाए जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किसके तरफ जाएंगे, तो अभी जो एएमयू का ताजा मामला दिख रहा है माइनॉरिटी स्टेटस वाला, हाँ बिल्कुल। और अगला सवाल देखिए सौरभ, मेरा यही है कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो खैर सीट का समीकरण है, जातीय समीकरण, जरा वो भी बताइएगा, और किसका खाता खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास ही रहा है यहाँ पर, तो क्या वो इतिहास बदल पाएंगी, रच पाएंगी? ऐसा लग रहा है, क्योंकि आन मौके पर जो एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस का फैसला जो खारिज कर दिया जाता है 1967 का, खारिज कर दिया जाता है कि उसकी माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा जाए।
माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के जो एक डाउट लोगों के बीच में आखिर है क्या, तो मैं पहले बता दूं कि माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा जब किसी कॉलेज को दिया जाता है तो कानून ये कहता है कि अगर किसी का स्टेब्लिश जो उसको स्थापना अगर किसी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी ने किया हो तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकती है। लेकिन एएमयू के साथ में है कि इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है उसको माइनॉरिटी ने नहीं किया था, इसलिए इसके अल्पसंख्यक दर्जे को देने पर पे हमें सवाल उठाना था। इसी वजह से 1967 20 अक्टूबर को जज के बेंच ने इसको खारिज कर दिया था। और उसके बाद में अभी जो हाल फिलहाल में शुक्रवार को फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कह दिया कि नहीं, उसकी माइनॉरिटी स्टेटस ही बरकरार रखी जाए। हालांकि ये फाइनल फैसला नहीं है, क्योंकि अब जो ये रेगुलर बेंच होगी वो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच जो इस पर फैसला सुनाएगी, जिसके बाद तय होगा कि इसकी माइनॉरिटी स्टेटस कायम रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, माइनॉरिटी स्टेटस में भी कई चीज़ें पॉइंट आउट है कि एक आर्टिकल 30 होता है जिसमें धार्मिक आज़ादी दी जाती है। तो क्या माइनॉरिटी स्टेटस देने के साथ में एएमयू को वो धार्मिक आज़ादी मिलेगी जिस तरीके से वहाँ पे अभी आरक्षण मान लिया आपको माइनॉरिटी मिलती है, तो क्या वहाँ पे नमाज पढ़ने की सुविधा या और तमाम चीज़ जो मुस्लिम कम्युनिटी से चीज़ें जुड़ती हैं वो चीज़ें क्या वहाँ पे अलाउ होंगी, इसका अभी पे सब साफ नहीं किया गया। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो उसकी गाइडलाइन को तय करेगी। तो ये मुद्दा अंदर मुद्दे पर उठने पे 30,000 वोटर्स हैं मुस्लिम्स हैं और वही और दलित 30,000, ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ की सरकार कौन बनेगा, यहाँ का विधायक कौन होगा। लेकिन इस बार माइनॉरिटी जो है मतलब मुस्लिम वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सपा के साथ प्लस तो पॉइंट यानी ये कि है। ये सीट पे अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर नजर हाँ, आ कांटे सकती की है। टक्कर आप यहाँ पे जो मतलब कांटे की टक्कर आप सपा और भाजपा में कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा भी यहाँ पे मजबूत ताट होगी, क्योंकि दलित वोटर्स यहाँ पर निर्णायक भूमिका में और एक बार विधायक रह चुके हैं। और पिछली बार चूंकि चारों कैन बसपा में ही थी और सेकंड नंबर में थी, तो इस बार डॉक्टर पहल को जो उम्मीदवार बनाया है, जाटव कार्ड खेला है बीएसपी की तरफ से भी, तो वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। क्योंकि अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए अगर ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के हिसाब से, तो वो तो आपको मानना पड़ेगा बीजेपी और बसपा के बीच में है। लेकिन चूंकि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में सपा का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं पे मुकाबला इस बार भाजपा और सपा के बीच में होता नजर आता है। और चूंकि सपा के साथ में कांग्रेस का साथ है, लेकिन बीजेपी के साथ में आरएलडी का साथ है। आरएलडी यहाँ पे 2 बार अकेले विधायक बना चुकी है, बीजेपी 3 बार बना चुकी है, मतलब 5 विधायक बार उनके विधायक यहाँ पे रह चुके हैं। तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। हालांकि अभी 20 नवंबर को जब वोटिंग होगा और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो क्या वो चौंकाने हरियाणा की जैसे तस्वीरें ना आ जाएं। उम्मीदें कर रहे हैं कि 9 में से बीजेपी उम्मीद करिए 9 में से हम 9 सीटें जीतेंगे। सपा की तरफ से ये बयान दिया गया कि 9 में से हम 8 सीटों को जीत जाएंगे, 1 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तो अब ये कैसा आंकड़ा आता है, क्योंकि चुनाव से पहले सबके बड़े दावे होते हैं, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन दिखता है खैर सीट पे बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, ये तुमने जातीय समीकरण की यहाँ पर बात करी, अगर क्योंकि मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के मन में और उसी शायद उसी मूड पर वो कहीं ना कहीं वोट भी करते हैं। अगर यहाँ के मुद्दों की अगर लेकर बात करें तो मुद्दे क्या कह रहे हैं? अब मुद्दे आप देखिए, मान लें कि अनूप वाल्मीकि यहाँ से चुनाव जीते हैं 2022 में, और उसके बाद में जब चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव होता है वो सांसद बन जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोटर्स इससे अपने को ठगा हुआ महसूस करता है कि अगर आपको भविष्य में सांसद के लिए आगे जाना था, इस तरीके की जो चाहे सपा की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो, अगर विधायकों को टिकट आप सांसदी का देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एक मैसेज जाता है कि जो विधायक बना तो वो इस बात की कोशिश कर रहा था कि उसको सांसद भी बनना है, कहीं ना कहीं इस तरह से अटेम्प्ट कर रहा था, तो शायद वो उस तरीके से क्षेत्र के विकास की बात नहीं कर पाता। और इस मामले में सबसे ज्यादा सपा के विधायक इस बार सांसद बने हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक आक्रोश इस तरीके का भी जाएगा कि अगर इस तरीके से आप विधायक बनाएंगे और 2 साल वो सांसद बन जाएगा, 2 साल 5 साल में से 2 साल का वक्त बीत गया, आप 3 साल में क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से उसकी उस इलाके के विकास किया जाएगा, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। क्योंकि फिर 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है, हो सकता है कि आपने जो सांसद बना के भेजा है वो विधायकी के चुनाव लड़ने आ जाए, क्योंकि लगातार ऐसे हो रहे हैं। तो बिल्कुल अभी हमने शुरुआत में जब चर्चा की शुरुआत की थी तो किसानों के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से कहा गया कि किसान का जो मुद्दा है, किसानों की जो नाराजगी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल खाद को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त देखा जा रहा है और विरोधी दल जो है इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते भी नजर आ रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को भुनाते भी नजर आ रहे हैं। और देखिए लाजमी भी है, क्योंकि हम कई जगहों पर देखते हैं लंबी लंबी लाइनों में लोग 2-2 दिन तक खड़े हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रहा। और यहाँ अगर खैर सीट की बात करें तो यहाँ पर खेती बाड़ी जो है वो कब से ज्यादा रही है, तो ऐसे में क्या ये मुद्दा भी गरमाता नजर आएगा और क्या इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? जाट कम्युनिटी है, उनका मेन जो व्यवसाय है वो खेती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के इसका मुद्दा गरमाएगा। खाद वाली जो आप बात कर रही है उसको लेकर के लाइन लगी रहती है, जो सरकार की तरफ दावा किया जाता है कि खाद की कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं उलट आती हैं कि किसान लंबी लंबी लाइन लगा रखे हैं, किसानों की बाइट आती है कि उन्हें खाद मिल नहीं रहे हैं। तो ये मुद्दा काफी गंभीर हो सकता है।
बिल्कुल, तो यानी आने वाले दिनों में देखिए मुद्दे भी जातीय समीकरण को भी मेरे सहयोगी ने आपको समझाया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानबाज़ी जिस तरह से सामने आ रही है, जो बेबाकी का उनका अंदाज़ है, वो लोगों के ज़हन पर किस तरह का छाप छोड़ेगा, ये देखने वाली बात रही है। लेकिन खैर सीट पर अगर बात करें तो फिलहाल मुकाबला कांटे का टक्कर जो है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है और ऐसे में देखना होगा कि डॉक्टर चारू जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इस बार इतिहास बदल पाएँगी कि नहीं। इसी के साथ चर्चा पर यहीं विराम लगाएँगे, फिर हाज़िर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।